नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में कई बदलाव आए हैं। इस बदलाव पर बीजेपी जश्न मनाने के लिए तैयार है तो विपक्षी पार्टियां विरोध दर्ज कराने का मन भी बना चुकी हैं। वो भी ऐसे दिन जिसे केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर मानती है। वो दिन और तारीख है 5 अगस्त 2019। जी हां, 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से निकालकर यूटी में तब्दील किया गया, जिसके बाद से कश्मीर में सड़कों पर हिंसा और पथराव बीते जमाने की बात हो गई है। आतंकवाद अपने आखिरी दौर में है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को मिल रहा है। भूमिहीनों को सरकार जमीन दे रही है, तो वहीं संघर्ष विराम होने के चलते सीमावर्ती यानी सरहद पर जो गांव हैं, वहां के लोग शांति से जीवन जी रहे हैं। उधर बचपन से सिनेमा घरों के बारे में कहानियां सुनती रही कश्मीर की युवा पीढ़ी आज पहली बार मल्टीप्लेक्सों यानी सिनेमा घरों को देख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव की बयार नहीं तो फिर क्या है। वहीं विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कोई बदलाव नहीं आया है। इसको लेकर विरोधी सुर लगातार उठते रहे हैं। कल हम जान रहे हैं कि कल 5 अगस्त की वही तारीख आने वाली है। 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर। किस तरीके से रैलियां मुनक्किद की जाएंगी और किस तरीके से जश्न मनाने की तैयारी, इस पर भी बातचीत होगी। आखिर ये बदलाव विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। और उनके नजरिए से आखिर इस बदलाव में कहां कमी रह गई है, आखिर वो क्यों मान रहे हैं कि आखिर ये बदलाव नहीं है। इन तमाम सवालों के साथ आज कई पैनल में हमारे मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहीं मत जाइएगा। तो 370 के बाद बदलाव की बयार। जी हां, आज इसी मौजू पर हम चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। और जम्मू कश्मीर भाजपा की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को ये टास्क दे दिया गया कि घर घर जाकर 370 के बाद हुए बदलाव को बताया जाए, ताकि वहां की जनता को ये मालूम हो पाए कि 370 के बाद ये बदलाव आए हैं। और कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप देखकर समझ पाएंगे, जिसे हमने तैयार किया है आपके लिए, और उससे आपको समझ में आएगा कि 370 के बाद क्या बदलाव हुए हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वक्त डॉक्टर बशीर वीरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर से। आपका स्वागत है, वेलकम। इसके अलावा एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब जो कि लीडर हैं PDP के, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा 2 और खास मेहमान हैं जो अब से कुछ देर बाद हमारे डिबेट का हिस्सा होंगे, जिनमें सूफी यूसुफ साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान फारूक रेंजू शाह जो कि चेयरमैन है कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि 370 के बाद के इस वक्त को, मौजूदा दौर को वो किस तरह से देखते हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अगर उनको आवाज मिल पा रही होगी तो आपका भी वेलकम। और सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब आपसे, क्योंकि PDP ने पहले ही कह दिया है कि 370 पर कल वो विरोध दर्ज कराएंगी, और ना सिर्फ विरोध दर्ज कराएंगी बल्कि आप न्योता भी तमाम विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं कि आपके विरोधी रैली में या विरोध दर्ज कराने के कार्यक्रम में वो हिस्सा ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार ये मानती है कि 370 के बाद बदलाव की बयार दिख रही है और ये तमाम बदलाव हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं कम हो चुकी हैं, इसमें 45.2% की कमी आई है। PDP के नजरिए से आखिर क्यों PDP ये मानती रही कि 370 के बाद से कोई कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं? सना जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सारे के सारे 370 के ही बेनिफिशियरीज हैं, तो हेंसफोर्थ आई बिलीव कि सबको स्पेशल नमस्कार। और सबको मेरी तरफ से ये भी कहा, मैं आपके सामने ये बात साफ कर रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 एक काला दिन हिसाब से माना जा सकता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। और जिस तरह आपने आंकड़ों की बात की, तो वो आंकड़े मैं आपको दूंगा, बट पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 370 के बाद हुआ क्या क्या है।
हम बेरोजगारी में सबसे टॉप पे चले गए हैं। जो पहले 2019 से पहले 5% थी, अब बेरोजगारी की दर 17% से लेकर 25% के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। लगभग 6,60,000 अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर यूटी में इस टाइम पे। उसके अलावा हमारे यहाँ पर माइनिंग माफिया बस गया हुआ है, जिसके बारे में ना सिर्फ हम विरोध करते रहे बट जो लोकल जम्मू के पुराने एमएलसी बीजेपी के, उन्होंने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली हुई है। जम्मू शहर पूरा का पूरा जो है जम्मू खिता, वो एक लिकर माफिया के हाथ में चढ़ गया हुआ है। हमारा शहर जाना जाता था मंदिरों का शहर, अब वो शराब का शहर बन गया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको यह बताना भी चाहूंगा इसमें कि जब अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में कि 2020 से 22 के बीच में 4 अलग अलग किस्म की करप्शन एलिगेशन लगी रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट। फायरमैन और ड्राइवर की हो, उसके अंदर 14,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे 800 पोस्ट के लिए, उसका कोई पता नहीं है। 1200 पुलिस सब इंस्पेक्टर की पुलिस की पोस्ट निकली थी, वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि जो हायरिंग की कंपनी डिसाइड की गई थी एप्टेक, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, वो बंद है। 10,000 फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की थी, वो भी कैंसिल हुआ बिकॉज करप्शन है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा 1300 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, वो भी कैंसिल है और ये सब सीबीआई प्रोब्स हैं। ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताता हूं, जो इन्वेस्टमेंट की बात भी आप करते हैं बीजेपी की, वो मिथ कहते हैं कि 64,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, यही कहते हैं वो। मैं आपको आंकड़े देता हूं, 2017 में 840 करोड़ आया था प्री एब्रोगेशन, 2018-19 में 590 करोड़ आया था, 19-20 में पोस्ट एब्रोगेशन 296 करोड़ आया, 20-21 में 412 करोड़ आया, 21-22 में 376 करोड़ आया। ठीक है। अनरेस्ट को लेकर क्या ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले अनरेस्ट रहा करता था, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वही मैडम वही अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट अंडर यूएपीए और पीएसए के मैटर्स में दे हैव बीन बुक्ड। देयर इज नो वे कि ये लोग जाकर कोई अपना जर्नलिस्ट को बुक करके रखा हुआ है। जर्नलिस्ट 40 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो they have been debarred from traveling out of the station. There are 22 journalists who have been stopped from going on international trips. They have been stopped. तो आप जब आपने बेसिक फ्रीडम्स ही कर्टेल कर दिए हुए हैं, तो जो आप सुपरफिशियल इंडेक्स देते हैं या डेटास देते हैं, उसका व्हाट इज द पॉइंट? एंड ऑन टॉप ऑफ इट लोकल पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन सफर कर रही है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट की व्हाट रेस्ट ऑफ द इंडिया फील्स अबाउट इट। इट मे बी अ सैडिस्टिक प्लेजर फॉर द भारतीय जनता पार्टी एंड द लीडरशिप, लेकिन फैक्ट ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली जम्मू में तो पीडीपी इसे काला दिन के तौर पर मान रही है। एनसी का क्या कुछ इस पर रद्द-ए-अमल है, जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिंजू शाह साहब, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सूफी यूसुफ साहब हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अभी तमाम इन सवालों के जवाब जो कि अब से कुछ देर पहले डॉक्टर बशीर वीरी साहब कह रहे थे, उनसे लेना जरूरी है। डॉक्टर बशीर एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब दे रहे थे, माफ कीजिएगा। डॉक्टर बशीर वीरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रद्द-ए-अमल रखती है? 370 पर बदलाव की बयार इसे केंद्र सरकार मान रही है, एनसी की क्या कुछ प्रतिक्रिया? क्या एनसी पीडीपी ने जो कहा है कि कल आप आ सकते हैं, हमारी रैली हम मुनक्किद कर रहे हैं, उस रैली में आप विरोध के तौर पर शामिल हो सकते हैं, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सना। गुप्ता साहब ने बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखा, इन्होंने इलाबोरेट किया। शायद मुझे मजीद उसको इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने सही कहा कि क्या हुआ है। स्टैटिस्टिक्स पूरे दिए, इन्वेस्टमेंट के भी, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इतना ऐड करूंगा कि ग्रेटर कश्मीर जो यहाँ का डेली न्यूज़पेपर है, अभी कुछ दिन पहले उसमें हेडलाइन था 25 लाख एस्पायरेंट्स ने पिछले 4 साल में एम्प्लॉयमेंट के लिए दरखास्तें दी और उनके लिए 27,000 पोस्ट रखे गए थे। और आज तक, जैसे इन्होंने सही कहा, जितने भी लिस्ट निकाली गई, जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए, वन आफ्टर अनदर एलिगेशन लगे, उन पे करप्शन के एलिगेशन लगे, पेपर लीक के एलिगेशन लगे, और सब के सब इनको कैंसिल करने पड़े। और जहां तक रही बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक हुआ है, अब वायलेंस कम हुआ है। चलिए, मैं मानता हूँ आपका ये आर्गुमेंट मानता हूँ, बीजेपी का आर्गुमेंट मानता हूँ, गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स मानता हूँ, लेकिन मुझे खुदारा बताइए, अगर यहाँ पे हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अगर
पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप सेंटर में ये बूस्ट करते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और दुनिया में जाके ये ढंढूरा पीटते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 5 साल से 2018 में इन्होंने यहाँ की असेंबली को डिसॉल्व करवाया था, जो कि गैर आईनी था, गैर आईनी कदम था। तो तब से लेके आज तक इलेक्शन कराने से क्यों डर रहे हैं? अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सूफी यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। आपका वेलकम करते हैं, स्वागत इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए, वक्त देने के लिए न्यूज 18 JKLH को। चूंकि कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप फारूक रिंजू शाह साहब, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि राजनीतिक प्रतिक्रिया हमने सुनी, वो इसे कमोबेश काला दिन के तौर पर मान रहे हैं 5 अगस्त को, आपके जरिए ये जानना चाहेंगे कि 370 के बाद जो बदलाव की बयार की बात केंद्र सरकार कह रही है, उसे आप किस तरह से गर्दानते हैं? आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है शाह साहब? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिक्स में हूं नहीं, हाँ। लेकिन उन्होंने अपने व्यू कहे तो उनका अपना नजरिया डेफिनेटली अपनी हिसाब से होगा, लेकिन जिस हिसाब से कश्मीर सोसाइटी सोच रही है जी। कश्मीर सोसाइटी ये सोच रही है कि हम कश्मीरियों के साथ हुआ क्या, आखिर हम किन लोगों में फंस गए। फ्रॉम 1947 एक सिर्फ स्लोगन रिंग का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें पहले हमें डिवाइड किया गया। हमारी जो टेरिटोरियल 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो टेरिटोरियल रेंज था, तो उसको डिवाइड किया गया और किसी ने उफ भी नहीं की भैया उरी में क्यों रुके, वजह क्या है, हमारे स्ट्रेटेजिक जो इलाके है, हमारा शहर अब्राशिम क्यों छोड़ा गिलगित बल्दिस्तान। नाउ कमिंग टू 370, जो आपने कहा 370 काला दिन है, ब्लैक दिन है, कौन सा दिन है, अच्छा दिन है, ग्लोरियस दिन है। मैं तो इसको एक तो 370 वॉज नथिंग, ये तो सिकल्टन भी नहीं था, ये तो कब का एब्रोगेट, ना हमारा अपना कोई इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट रहा, हाई कोर्ट वॉज इक्वल टू आवर सुप्रीम कोर्ट, यहां कोई IAS IPS नहीं आ सकता था, यहां अपना इलेक्शन कमीशन वॉज इट्स ओन। नाउ दिल्ली एग्रीमेंट जो हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट शुड हैव इन्यूमरेटेड कि हमारी जो मेजॉरिटी स्टेटस है, पर्टिकुलरली कश्मीर का मेजॉरिटी स्टेटस, वो तो उधर रह गया 25 सीटें। मैं तो कहता हूं 1994 की पार्लियामेंट की अप्रिसिएशन करो, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं, हाँ। कि उन्होंने एटलीस्ट वो हमारी 25 सीटें तो जिंदा रखी और प्रिजर्व रखी। और आज जो अगर 370 जो एब्रोगेट हुआ या नहीं हुआ, इट इज इनसिग्निफिकेंट, इट हैज नो मीनिंग, नथिंग। इलेक्शन इज इनसिग्निफिकेंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब तक वो 25 सीट का मेजॉरिटी स्टेटस कश्मीर को नहीं दिया जाए, दे दीजिए, हिंदू शरणार्थियों को दीजिए 3 सीटें, 2 सीटें कश्मीरी पंडितों को 5 दीजिए उनको, लेकिन 20 जो हमारी सीटें हैं वो उनको फिलअप करा लीजिए ताकि हम मेजॉरिटी स्टेटस में इलेक्शन में आ जाए। ठीक है, आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है, जब 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं अनुच्छेद 370 के हटने के, तो इस पर बहस ये छिड़ चुकी है कि इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में आखिर बदला क्या, कश्मीर की सोसाइटी क्या बदलाव देखती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। पीस इज देयर, वायलेंस खत्म हो गई। हाँ। मेरा आज कोई नहीं जला रहा है शेखुल आलम का आस्थान, कोई मशगुल नहीं जला रहा है। हाँ। और मशगुल को कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं निकाल रहा है हीरो की तरह, और बचाने नहीं निकल रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, उसको डबल प्रमोशन नहीं मिल रही है। आजकल जो वो रेडिकलिज्म ज़ियाउल हक का मुझे डरा नहीं रहा है, मुझ पे गोलियां नहीं निछावर कर रहा है, जो दस्तगीर साहब में मुझ पे गोलियां चलाई गई। आज वो रेडिकलिज्म खत्म होने लगा। यही तब्दीली है, इस तब्दीली को तमाम विपक्षी पार्टियां आखिर देख रही हैं, उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही, क्या उनकी इस पर मजबूरी है, ये भी एक अहम सवाल उठता है। यूसुफ साहब मौजूद हैं, सूफी यूसुफ साहब, आखिर में आपके पास चलते हैं।
चूंकि डॉक्टर बशीर वीरी साहब एनसी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पीडीपी से भी ताल्लुक रखते हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब, उन्होंने और इन दोनों ने ये कहा कि ये काले दिन के तौर पर है और जो करप्शन है और साथ ही साथ उन्होंने इलीगल माइनिंग की बात कही, माइनिंग माफिया बढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट में हमेशा धांधली हो रही है, तो इसे हम कैसे, वो कह रहे हैं कि अच्छा दिन और आर्टिकल 370 के बदलाव की बयान के तौर पर इसे हम कैसे मान लें। और यूथ वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जश्न कैसे मनाने जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं फारूक रिजवी साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के एक जीजत सिटीजन गिना जाता है, और इन्होंने जो बोला मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यही आवाज जो फारूक रिजवी साहब की आवाज है, यही आवाज पूरे जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की है। डॉक्टर वीरे साहब मेरे पड़ोसी हैं, मैंने उनका नहीं सुना, और हमारे पीडीपी के जो दूसरे मित्र हैं उनको भी मैंने नहीं सुना। अलबत्ता आपको मैं एक कहना जरूर कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला हुआ, ये एक जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर वीरे साहब को और पीडीपी के मित्र को कहना चाहूंगा, कहां गए वो आपके हड़ताल, कहां गए वो आपके कैलेंडर, कहां गए आपके वो संगवाद, कहां गए वो आपके सेपरिस्ट जो कैलेंडर निकालते थे? आज हमारा घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाला, दुकानदार, स्कूल का बच्चा सुबह 7 बजे निकल के शाम को खुश असलूबी से घर वापस आ जाता है। पहले मैं डॉक्टर वीरी साहब को कहना चाहूंगा, डॉक्टर वीरी साहब, जब आप निकलते थे आपको डर रहता था कहीं मुझे पत्थर न लगे। आज इन 4 सालों में जो हालात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल चुके हैं, आज जम्मू कश्मीर का अवाम कल 5 अगस्त 2019 को आप देख लेना, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जश्न होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग इस जश्न को मनाने जा रहे हैं। अलबत्ता मैं इनको कहना चाहूंगा, पीडीपी का साथी कल मेरा एक डिबेट में था गुलिस्तान में जी। उन्होंने कहा कि हम भी सरकार से मांग रहे हैं कि शेर कश्मीर स्टेडियम में हमें भी इजाजत दे, हम पाकिस्तान जो है शेर कश्मीर स्टेडियम में एक जलसा मना लेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश की जी। मैंने कहा इनको दे दीजिए परमिशन, जमहूरियत है यहाँ हर एक को राइट बोलने का है, और हम भी सुनेंगे। क्या ये दोबारा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आग तो नहीं लगाएंगे? क्या ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात दोबारा तो नहीं करेंगे? पाकिस्तान के लोग शेर कश्मीर स्टेडियम में मत आ जाएंगे? क्या ये हमने देखिए, यहाँ पे आज हालात टूरिस्ट सेक्टर इतना बहुत बढ़ चुका है। अब देखिए G20 बैठक 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो गई, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है। ये हमारे आपने कहा कि आदित्य साहब की बात आपने नहीं सुनी, डॉक्टर बशीर वीरी की बात नहीं सुनी। इन दोनों ने क्या कहा था, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कल अच्छे दिन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इसे मानती है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को, हम इसे काला दिन मानते हैं क्योंकि जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। आदित्य साहब का भी ये कहना था कि 17 से 25% तकरीबन इसके बीच हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, टॉप पर पहुंच गए हैं, और जो खनन माफिया हैं, माइनिंग माफिया हैं, उनका बोलबाला है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स में जो धांधली हुई है वो हम सबके सामने, तो हम कैसे ये मान लें कि बदलाव की बयार है? देखिए, अगर ये काला दिन है, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, क्योंकि इनके दुकानें बंद हो चुके हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने यूपी से लोग लाके दुकानें खोली हैं। अरे जनाब, मेरी बात तो सुनिए। आपने यूपी से लाकर लेके आए। सर मैं बताता हूँ, नो व्हाट यू आर सेइंग इज ओनली कन्फाइंड टू कश्मीर। अरे हाँ, जो यूपी से लोग लाकर जम्मू में बसा रहे हैं, जम्मू में बसा रहे हैं, हम सारे लोगों की जमीन लेकर। अरे मेरी बात आप समझे, आप ये भूल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का एसेंस खत्म हो गया है। अरे मेरी बात सुनिए, आप 3,17,000 कनाल जमीन जो है लोग वहां से वो आपके ठेकेदारों से निकली। 3,17,000 कनाल, और जो जमीन आपने ग्रैबिंग की थी वो आपके लोगों से निकली। किसी गरीब का मुझे बताओ, किस गरीब का मकान गिराया गया है?
ऐसे ऐसे मत बोलिए, लेट बी क्लियर नाउ। साहब किसका आपने लोकल लेवल पे यहां पर जम्मू में पीला पंजा चलाया, आपने लोकल लोगों के घर तोड़े और अब आप 5-5 मरले जगह बाहर के लोगों को लाकर 2 लाख फैमिली सेटल कर रहे हैं। नो, आपने किया है बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी हैज नो आंसर। 2711 से ज्यादा आपको एक घर नहीं मिला, आपको एक आराम नहीं मिली है। आपने जम्मू नॉट इन द बैक इन द चेस्ट इटसेल्फ। और आप एक और बात सुने, 25 एमएलए आपने कराए थे जम्मू के अंदर, जम्मू से लेकर आए थे ना 25 एमएलए। आपने जम्मू के अंदर स्टैप किया लोगों को, बाहर से लोग ला रहे हैं। आप किसके लोग ले? यूपी बिहार से लाएंगे लोग साहब, कौन सा? तो कहां पर आप डाल रहे हैं 2 लाख फैमिली? झूठ पर आप डाल रहे हैं 2 लाख फैमिलीज? कौन सा आदित्य साहब, झूठ बोल रहे हैं? एलएलजी साहब डिक्लेरेशन देते हैं साहब, झूठ नहीं है, डेटा देता हूं आपकी। सर, आपको डेटा देते हैं। आज भी कहती है कि पाकिस्तान से बात 1300 पोस्ट को हवा दे रही है। आपका घर खाली हो चुका है। आपके प्रधानमंत्री जाकर पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री जाकर नवाज शरीफ को गले मिल सकते हैं अनइनवाइटेड, वो कर सकते हैं, वो परमिटेड है। अरे पहले आदित्य जी वो कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जाकर नवाज शरीफ के घर पे घुस सकते हैं, दैट इज। और अपने घर में आप अपना घर देखें, हमारा घर जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान नहीं है। मुझे जम्मू कश्मीर की बात करें, आपके बीजेपी के पूरे एजेंडा में से पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम निकाल दो, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अरे आपके पास बता दें, ठीक है, मैडम सीधी बात है सना जी, इनके पूरी डिबेट में से पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बाहर निकाले, जम्मू कश्मीर की बात करें। आदित्य साहब, आदमियों को क्या मिला जम्मू कश्मीर की आबादी बशीर को क्या मेरे मिला? साथ अनरेस्ट नहीं है, वायलेंस नहीं है, बच्चे स्कूल सही तरीके से जा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कश्मीर के लोग कह रहे हैं। फारूक रंजू साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विपक्षी दल को दिखाई नहीं देता है? क्या आप जो पहले के दिनों को देखते थे और मौजूदा वक्त को देखते हैं, क्या उसमें कोई फर्क नहीं देखते? 25 लोगों ने मैं कुछ बोलना आपसे मेरा सवाल बशीर गिरी साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सोफी यूसुफ साहब ने चंद बातें रखी हैं, उनका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। सोफी साहब ने कहा कि आपके जो संगबाज आते हैं, आप जो कैलेंडर लाते थे जी, इनको ये करेक्ट करना चाहिए। ये नरेटिव जो है ना, ये ताने और ये जो क्या कहते हैं हुर्रियत की लैंग्वेज जो है, ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सोफी साहब को याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आग में कूदी है 96 में, और यहाँ पे हालात को ठीक करने में बेशबहा कुर्बानियां दी है। सोफी साहब मेरे इलाके के रहने वाले हैं, ये हमारे यूथ के वर्कर रहे हैं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, लेकिन उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, उस सवाल का भी जवाब दीजिए जिसकी गवाही फारूक रंजू शाह साहब दे रहे थे कि पहले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि हड़ताल हुआ करता था, बच्चे स्कूल जाते थे तो पत्थरबाजी हुआ करती थी। क्या उसमें कमी नहीं आई है? मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ। सना जी, डॉक्टर बीरी साहब मेरे भाई हैं, मैं इनको जवाब दे रहा हूं। अगर यूसुफ साहब को यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं, ये जो सुबह आगे भी सिक्योरिटी की गाड़ी, पीछे भी सिक्योरिटी गाड़ी, 30-40 PSO 2-4 एस्कॉर्ट लेके निकलते हैं, अगर हालात ठीक है तो मैं इनसे कहता हूँ कि जरा एस्कॉर्ट को छोड़ के अकेले निकले ना, तो मैं मानूंगा। जो कि आपसे कुछ देर पहले आदित्य साहब ने भी कहा था कि जब हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, आप इतनी सुरक्षा क्यों ले रहे हैं? एक सेकंड, हाँ मैं सुन रही हूँ, आपके सवाल के जवाब देंगे यूसुफ साहब। नहीं आपके इतनी सुरक्षा लेकर आप क्यों चलते हैं? मुझे बशीर वीरी साहब का सीधे तौर पर ये आपसे सवाल है, जब हालात ठीक है तो आप ऐसा क्यों करते हैं, और हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं? सना जी मुझे जवाब देने दीजिए। मैं डॉक्टर वीरी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इनको 87 का दशक याद दिलाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कश्मीर में थी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। इन्होंने रैंकिंग करके यहाँ जो है अपने नेताओं को सामने लाया है और मिलिटेंसी शुरू हुई। अगर यहाँ पे हालात खराब है, जिम्मेदार डॉक्टर वीरे साहब, जिम्मेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ के लीडर थे। डॉक्टर साहब 40,000 नौजवान उनके जिम्मेदार आप हैं, के साथ चलते थे। आप हुर्रियत की भाषा बोलते हो। आपके मामा, आपका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोलता है वो हमारे। अरे डॉक्टर साहब बात सुनिए, यूथ के प्रेसिडेंट थे, आप तो खुद यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते थे। अरे मेरी बात सुनिए ना, ठीक है, एक सेकंड में झंडे लगा वीरे साहब और यूसुफ साहब, एक सेकंड यूसुफ साहब, इतनी सुरक्षा घेरा आप लिए रहते, इस पर उन्होंने सवाल किया, इस पर आप जवाब नहीं दे पाए। मैं चेयरमैन केएसआई के पास जाना चाहूंगी, आखिरी उनसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। फारूक रंजू शाह साहब,
चूंकि आप वहां के एक सिटीजन हैं और आपने बेहतर तरीके से बताया कि वायलेंस नहीं है, अब पत्थरबाजी नहीं होती, गोलीबारी नहीं होती, किसी को मार नहीं दिया जाता, दिन दहाड़े घटनाएं कम बहुत हुई हैं। आखिर राजनीतिक दलों की आपको क्या लगता है कि मजबूरी है, वो नहीं ये कह पाते हैं कि पहले के मुकाबले ये तमाम चीजें एटलीस्ट ये तो सही हुई हैं? सना जी, मुझे डॉक्टर वीरे साहब को एक जवाब देना है। फारूक रिंजू शाह साहब, ये बताऊं कि हाँ, अब आपने मुझे सवाल किया तो मैं ये जरूर बताऊंगा जी कि यहाँ पे जैसा पॉइंट आउट किया गया 1987 से ही नहीं बल्कि 1952 से ही यहाँ पे जो इलेक्शन का कल्चर रहा वो अभी तक वो कल्चर है कि जो यहाँ पोलिंग बूथ्स है वो टेरर बूथ्स है। पोलिंग बूथ्स में सिर्फ वही वोट डाल सकता है जी जिसको पैटर्नेज हो कि वो जिंदा सलामत इलेक्शन पोलिंग बूथ तक जाए और पॉलिटिकल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग होती है वायलेंट फोर्सेस के साथ। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, न लेना चाहता हूं, लेकिन मशहूर है कश्मीर में 17 कमांडरों ने साउथ कश्मीर में एक गवर्नमेंट बनवाई, 17 कमांडरों ने, एंड वो एस्टैब्लिश्ड है। उन्होंने उस पार्टी के लीडर के साथ मुलाकात की और उनको जितवाया और इवन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने एक यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज्ञानी को मुबारकबाद देता हूं कि उसने हमें इलेक्शन करवाया कश्मीर में, उसको भी मुबारक दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी मुबारकबाद है, इट इज इन रिकॉर्ड। ये तमाम चीजें जिम्मेदार हैं, आपका ये कहना है कि ये हालात के ये तमाम चीजें जिम्मेदार और धीरे धीरे तमाम चीजें ठीक होंगी। वक्त की कमी है लेकिन तफसील से आपकी बातों को सुनते बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिंजू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आदित्य साहब हमारे साथ जुड़कर प्रतिक्रिया देने के लिए, इसके अलावा बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सूफी यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए JKLH पर तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।